वेलकम टू द गेटवे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। और हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो कि AKTU से एफिलिएटेड है उसमें यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट, वो हम शुरू कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला। ये दोनों चीजें आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं और ड्यूलॉन्ग फार्मूला क्या होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में कोल एंड इट्स रैंकिंग, देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। और एक और टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है बायोगैस। लास्ट में हम करेंगे अपने AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस। और अब शुरू करते हैं अपना पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ सैंपल ऑफ कोल कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऐश। इन सब की परसेंटेज आपको यहाँ पे गिवन है। आपको कैलकुलेट करनी है GCV और NCV कोल की। तो ये AKTU में आया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, आपको डेटा से समझ में आ रहा है कि इसमें ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला हमारा क्या होता है, GCV इज इक्वल टू 1/100 8080 परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 34500 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये हमारा ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी कार्बन की परसेंटेज है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की, जो भी गिवन है वो एज इट इज आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसको चेंज नहीं करना है। जैसे कार्बन का देखिए 70% दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 70 ही रखा है, 70 को चेंज नहीं किया, 70/100 नहीं किया, क्योंकि सबके लिए हमने शुरुआत में ही 1/100 यहाँ ले लिया। तो देखिए कार्बन आपका 70% दे रखा है, हाइड्रोजन आपको गिवन है 8%, ऑक्सीजन इज 20% और सल्फर जो है दैट इज 1%। नाइट्रोजन और ऐश जो है ये क्या है, ये नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स की क्या होती है, कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये हमारे फॉर्मूले में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पुट ऑन करी, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम, और हमारा ये आ गया है GCV, दिस इज 7575.9 कैलोरीज पर ग्राम। इसके बाद में NCV का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, GCV माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587। यहाँ पे भी परसेंटेज में ही रखनी है हाइड्रोजन। तो GCV निकल के आई है हमारी 7575.9 माइनस 0.09 और हाइड्रोजन की परसेंटेज देखिए आपको गिवन है 8%। ठीक है, 587 क्या है, ये है आपकी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको क्या रखनी है, 587 रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई फिगर गिवन है, कई बार क्वेश्चन में 580 भी गिवन होती है, तो आप क्वेश्चन वाली लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, दिस इज, और इसको अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आंसर आ गया हमारा 7153.26 कैलोरीज पर ग्राम। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये भी हमारा उसी पे बेस्ड है फॉर्मूला। कैलकुलेट GCV एंड NCV ऑफ कोल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन। यहाँ भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐश की परसेंटेज गिवन है। हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम भी गिवन है 2458 जूल्स पर ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन नहीं है, ऑक्सीजन की परसेंटेज इज नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे गिवन है, जो भी परसेंटेज गिवन है, इन सबको ऐड कर लीजिए, 100 में से माइनस करेंगे, वो हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये चीज सिर्फ आप ऑक्सीजन के लिए कर सकते हैं, आप बाकी किसी भी कंपोनेंट के लिए, यानी कि हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, या और किसी भी चीज के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, वहां पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए ये फॉर्मूला है 100 माइनस वॉट एवर द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है।
लेकिन ये चीज हम हाइड्रोजन के लिए नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ आपको ये इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको गिवन नहीं थी, तो उसके लिए हम ये चीज नहीं लगा सकते, उसके लिए हम दूसरे फॉर्मूलेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें गिवन नहीं है, 100 में से हमने कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऐश, जो जो चीजें हमें दे रखी थी उन सब को ऐड करके 100 में से हमने माइनस कर लिया, ये आ गया हमारा 1% ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकी है वो क्या है, आपको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम जो दे रखी है वो जूल्स पर ग्राम में दे रखी है, और अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीवी का, एनसीवी जीसीवी माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2458, तो जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है या जो भी कुछ है वो ये आपको दे रखी है कैलोरीज पर ग्राम में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो हम इसको कैलोरीज पर ग्राम में चेंज कर लें, या हम जो हमारी जीसीवी आएगी उसको हम चेंज कर लें जूल्स पर ग्राम में। ठीक है, पहले हम जीसीवी कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम आगे बात करेंगे। जीसीवी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये जो फॉर्मूला ये है इसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को रखा जो भी हमारी परसेंटेज थी, और ये आ गई हमारी कैलकुलेट होके जीसीवी की वैल्यू 9262.27 कैलोरीज पर ग्राम। अब देखिए ये कैलोरीज पर ग्राम में है, लेकिन आपको जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम प्रोवाइडेड है वो है जूल्स पर ग्राम में, और ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे कहाँ, एनसीवी के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले की यूनिट कैसी होनी चाहिए, जो भी हीट की यूनिट्स है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो या तो हम इसको कन्वर्ट कर लें जूल्स पर ग्राम में, या इसको कन्वर्ट कर लें कैलोरीज पर ग्राम में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देखिए एक कैलोरी जो है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, ये हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो इधर वेज आप जा सकते हैं, कैलोरीज पर ग्राम को जूल्स पर ग्राम में कर लो या जूल्स पर ग्राम को कैलोरीज पर ग्राम में कर लो। यहाँ पे हमने कैलोरीज पर ग्राम को जूल्स पर ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.18 से, ये आ गया हमारा जूल्स पर ग्राम में। एनसीवी देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, जीसीवी माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2458, ये क्या है, ये है जो ये हमें कैपेसिटी ऑफ स्टीम प्रोवाइडेड है जूल्स पर ग्राम में। तो अब हम जीसीवी की वैल्यू रखेंगे अपनी 38716.30 जूल्स पर ग्राम माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 7% इंटू 2458 जो ये हमें प्रोवाइडेड है। तो ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 37167.76 जूल्स पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर पे बेस्ड है। ऑन बर्निंग 0.83 ग्राम्स ऑफ फ्यूल, ये जो है ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ फ्यूल यानी कि x की वैल्यू है। इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर टेम्परेचर ऑफ 3500 ग्राम्स ऑफ वाटर, दिस इज कैपिटल W, इंक्रीज्ड फ्रॉम 26.5 टू 29.2, ये है आपकी T2 और ये है आपकी T1, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर आर 385 ग्राम्स, ये क्या है स्मॉल w, वाटर इक्विवेलेंट है, एंड 587 कैलोरीज पर ग्राम, ये है आपकी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम respectively. If the fuel contains 0.7% hydrogen, calculate its gross and net calorific value. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब चीजें आपको गिवन है, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, जो भी डेटा आपका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी डेटा आपका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसी के हिसाब से आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी करेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमारा जो मॉडिफाइड फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था विदाउट कैलकुलेशंस वो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। इवन जब आपको करेक्शंस प्रोवाइडेड हैं तो जरूरी नहीं है सारी ही करेक्शंस प्रोवाइडेड हो, जो भी करेक्शन आपको दे रखी है फॉर्मूले में उसी को हम यूटिलाइज करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब चीजें लिख ली, क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइडेड है। हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल W देखो क्या है 3500 है, स्मॉल w है 385, T2 है हमारा 29.2 और T1 है 26.5। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, 2.7 आ गया, इसकी वैल्यू हमने 2.7 रखी, x की वैल्यू आपकी है 0.83। तो ये हम कैलकुलेशंस करने के बाद में हमारी वैल्यू आ गई HCV की 12637.95 कैलोरीज पर ग्राम। देन
यूटिलाइजिंग दिस HCV इन LCV फॉर्मूला हमें उसका भी आंसर मिल जाएगा। HCV की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 0.09, हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दे रखी है यहाँ पे 0.7%, तो 0.7 रखा इंटू 587 आपको दे रखी है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। कैलकुलेशंस करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ LCV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a sample of coal contain carbon 91%, hydrogen 5.5%, nitrogen 2.5% and ash 2%. The following data were obtained when above coal was tested in bomb calorimeter. Weight of coal burnt 1.029 grams. ये हमें दे रखा है weight of coal. Then weight of water taken 570 grams. This is capital W. Water equivalent of bomb and calorimeter is 2200 grams. This is small w. Rise in temperature is 3.3 degrees. ये दे रखा है आपको, डायरेक्टली दे रखा है T2 माइनस T1 की वैल्यू। फ्यूज वायर करेक्शन है 3.8 कैलोरीज, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे CF। एसिड करेक्शन है 62.6 कैलोरीज, यानी कि हो गया हमारा CA। कॉटन थ्रेड करेक्शन इज 1.6 कैलोरीज, यानी कि ये हो गई हमारी CCT। कूलिंग करेक्शन इज 0.47 डिग्रीज, यानी कि हो गया CC। Assuming that latent heat of condensation is 587 calories per gram, calculate net and gross calorific value of coal। तो सब चीजें अगेन प्रोवाइडेड हैं। वॉर्म कैलोरीमीटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही आसान है, सब चीजें आपको प्रोवाइडेड होंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है हमने। अब देखो इस क्वेश्चन में मान लो अगर आपको फ्यूज वायर करेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह 0 रख लेंगे, या आप इसको फॉर्मूले में ही मत लिखिए, CA प्लस CCT हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी चीजें आपको प्रोवाइडेड हैं उनको आप फॉर्मूले में यूटिलाइज करेंगे, बाकी को या तो आप 0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या फिर आप उनको नेग्लेक्ट ही कर दीजिए फॉर्मूले से ही। तो यहाँ पे सब चीजें हमें प्रोवाइडेड हैं, वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी और हमें यहाँ पे GCV की वैल्यू मिल गई 8943.81 कैलोरीज पर ग्राम। नेक्स्ट इज LCV। LCV की वैल्यू वही फॉर्मूला हमेशा लगेगा। तो GCV आपके पास आ गया है, बाकी सब चीजें आपको दे रखी हैं, आप रख के आंसर निकाल सकते हैं। LCV का भी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a coal sample has following analysis by weight: carbon 90%, oxygen 3%, sulfur 0.5%, nitrogen 0.5% and ash 2.5. Net calorific value of coal was found to be 8490.5 kilocalories per gram. Calculate hydrogen and gross calorific value. अब देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी पूछा गया है और आपसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी पूछी गई है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को उस तरीके से नहीं निकाल सकते जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑक्सीजन को निकाला था। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन भी नोन नहीं है और GCV भी नोन नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो देखिए पहले तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे अपना, GCV इज इक्वल टू 1/100 8080% ऑफ कार्बन प्लस 34500 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240% ऑफ सल्फर। अब यहाँ पे आप देखो ना तो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है ना ही आपको यहाँ पे GCV प्रोवाइडेड है, एक ही फॉर्मूले में दो चीजें प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब हमारे को GCV की दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे पास ये है फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला हमारा है LCV का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, LCV इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये फॉर्मूला हमारे पास है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ GCV, यानी कि अगर मैं GCV को यहां पे ले आऊं, GCV इज इक्वल टू ये पूरी चीज मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा LCV प्लस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो आप देख सकते हैं GCV के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम रख सकते हैं। GCV है दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस इज सेम।
तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो भी चीजें हमें प्रोवाइडेड है, जैसे कार्बन प्रोवाइडेड है, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है, सल्फर प्रोवाइडेड है, इनकी वैल्यूज रख रख के इसको जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे कार्बन का 90% हमने रख लिया, हाइड्रोजन हमें पता नहीं है, ऑक्सीजन 3% दे रखी है और सल्फर दे रखी है 0.5%। तो ये सब चीजें रख के हम इसको सिंपल करते करते यहाँ पे ले आए 8262.62 प्लस 345 percentage of hydrogen. This will be percentage of hydrogen. This is the simplest form जिसमें इसको हम ला सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, जहां पे कि हमारी GCV की वैल्यू हमने ये निकाली है। दूसरी इक्वेशन जो हमारी यहां से बनी थी, ये चीज, इसको हमने यहाँ पे लिखा और जो जो चीजें प्रोवाइडेड हैं वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली। जैसे LCV आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, LCV जो दे रखी है वो दे रखी है 8490.5, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 0.09% ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे दे नहीं रखी, इंटू 587 ये प्रोवाइडेड है। अगर नहीं भी दे रखी है तो भी हमें पता है कि हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 587 सब्सटीट्यूट करनी है। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गई हमारी 8490.5 प्लस 52.83% ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो GCV। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, पहली और ये दूसरी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 एंड 2 आर सेम, बराबर है, इसकी वजह से क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं। ये आ गया हमारा 8262.62 प्लस 345% ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8490.5 प्लस 52.83% ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को एक तरफ ले लेते हैं, जो हमारा सिंपल वैल्यूज हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम हाइड्रोजन की परसेंटेज। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ गया हमारा 292.17% ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 227.88 एंड फाइनली हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ गई हमारी 0.77%। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट GCV। ठीक है, GCV हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास सिंपल इक्वेशंस जो हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का। तो यहाँ पे हमने ले लिया 8262.62 प्लस 345 इनटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारी वहां पे इक्वेशंस बनी थी। हाइड्रोजन की परसेंटेज यहाँ रख दी 0.77 एंड यू विल गेट द आंसर फॉर GCV, जो कि आया है 8528.27 किलो कैलोरीज पर kg। नेक्स्ट टॉपिक है कोल। कोल क्या होता है वो देखिए, हाईली कार्बोनेशियस मैटर है और इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। हाईली कार्बोनेशियस मतलब इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो कार्बन का बना होता है, और ये आप सभी जानते हैं फॉसिल फ्यूल है। कैसे बनता है, जमीन के अंदर जब ये लाखों करोड़ों साल तक दबा रहता है, उसके बाद में जो भी बरीड वेजिटेबल्स हैं या हमारी सूखे हुए पेड़, लकड़ी वगैरह, ये सब अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब रहते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे कोल में। It is produced from vegetable buried under the conditions of high temperature and pressure over millions of years, जो मैंने आपको अभी बताया। It is mainly composed of carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen। तो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं कोयले के वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसकी रैंकिंग जो है वो डिपेंड करती है, कोल की रैंकिंग हम देते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट फॉर द ऑफ द कोल फ्रॉम द वुड टू द एंथ्रासाइट। रैंकिंग का मतलब है कि आप जानते हैं कोयला कई तरीके का होता है, पीट, लिग्यूमिनस, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये सब कुछ वैरायटीज हैं कोल की। तो ये जो हम नाम देते हैं या रैंकिंग देते हैं, हम सब जानते हैं कि एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। तो जो रैंकिंग दी जाती है कोयले को, वो दी जाती है कि उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी ज्यादा है, क्योंकि आपने अभी पहले भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ही ज्यादा फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। कैलोरीफिक वैल्यू इज दी डायरेक्ट मेजर ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ फ्यूल, है ना। तो यहाँ पे हम कोल की रैंकिंग उसी के बेसिस पे देते हैं।
Successive stages in the transformation of vegetable matter into coal are wood, peat, lignite, bituminous coal and anthracite coal. तो ये लकड़ी से बनना शुरू होता है. शुरुआत में वुड है, जब ये वुड गल के कन्वर्ट होना शुरू होती है कोल में, तो सबसे पहले बनता है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट. ये अलग अलग वेराइटीज हैं कोल की. कोल इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट. तो देखिए, रैंकिंग ऑफ कोल अगर आपसे पूछी जाती है, ये क्वेश्चन भी पहले AKTU में काफी आता था, हालांकि अब पिछले 3-4 सालों से ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन रैंकिंग ऑफ कोल अगर पूछी जाती है तो आप इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे. यहाँ पे हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कोल, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलोरीफिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. तो यहाँ देखिए हमने वुड से शुरुआत की है. वुड इज कन्वर्टेड इनटू पीट, देन लिग्नाइट, देन बिट्यूमिनस, देन एंथ्रासाइट. तो लकड़ी में जो कार्बन होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो कितनी होती है? 50%. जबकि आप देख रहे हो पीट में बढ़ गई, यानी जब ये लकड़ी गलनी शुरू हुई, कन्वर्ट होना शुरू हुई इनटू कोल, तो शुरुआत में जो बनता है वो क्या होता है? पीट होती है, उसका नाम है पीट. उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन आप देखो बढ़ गई. और अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो भी आप देख रहे हो कि इसके साथ साथ कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है. शुरुआत में जो वुड थी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थी 4000 से 4500, जबकि यहाँ पे बढ़ के वो हो गई है मैक्सिमम 5400. और कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखो, ये क्या होती है? वुड सूखी हुई लकड़ियां हैं पेड़ों की, और जबकि पीट जो है वो क्या है? ये लकड़ी जब गल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ब्राउन फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें धागे जैसी चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं पीट. कहाँ पे यूज होती है? लकड़ी तो घर पे यूज होती है, डोमेस्टिक फ्यूल है, जबकि पीट जो है वो कहाँ यूज होती है? जहां पे भी हाई रैंक कोल नहीं मिल पा रहा है, वहां हम उसकी डेफिशिएंसी में इसको यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज लिग्नाइट. अब आप देखो कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई, उसके अवज में हमारी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गई. 60 to 70 है परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो इंक्रीज्ड 6500 to 7100. कैसा दिखता है? सॉफ्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है, और सबसे लोवेस्ट रैंक्ड कोल है. ये यूज किया जाता है स्टीम जनरेशन में, थर्मल पावर प्लांट्स में. नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज बिट्यूमिनस. 60 से 70 में देखिए. नेक्स्ट आ गया 80 से 90, और कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ गई 8000 से 8500. पिच ब्लैक होता है देखने में, पिच ब्लैक टू डार्क ग्रे कोल. और कहाँ पे यूज होता है? कोल गैस बनाने के काम में आता है, मेटलर्जिकल कोक बनाने के काम में आता है. और बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है हमारा एंथ्रासाइट. इसमें देखो कार्बन की परसेंटेज कितनी ज्यादा है, 90 से 98, और कैलोरीफिक वैल्यू भी कितनी बढ़ गई है, 8650 to 8700. हाईएस्ट रैंक्ड कोल है हमारा, डार्क पिच ब्लैक कलर का होता है, और घरों में यूज किया जाता है, प्लस स्टीम जनरेशन में भी इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, एनालिसिस ऑफ कोल. एनालिसिस ऑफ कोल का मतलब क्या है कि कोल में कौन कौन सी चीजें हैं और कितनी कितनी हैं, वो हम एनालाइज करेंगे. एलिमेंटल एनालिसिस होता है एक, और एक होता है उसके अंदर जैसे मॉइस्चर कितना है, वॉलेटाइल मैटर कितना है, ये सब कुछ. तो दो तरीके के एनालिसिस हैं. एक को कहा जाता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, एक को कहा जाता है अल्टीमेट एनालिसिस. अल्टीमेट एनालिसिस में हम एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, कार्बन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, सल्फर कितनी है, ये सब कुछ, यानी एलिमेंटल एनालिसिस है. जबकि जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन. ठीक है. तो ये जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है ये एक क्विक एनालिसिस है, बहुत ही जल्दी एनालिसिस हम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कार्बन की क्या क्वालिटी है. ये एनालिसिस क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि हम कोल को रैंकिंग दे सके. जैसा आपने पीछे देखा है कि कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे हम फिक्स्ड कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो कोल है उसकी क्वालिटी क्या है, राइट. और क्वालिटी क्या है उसी के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं उसके प्राइस, मार्केट में उसके क्या प्राइस रहने चाहिए. तो ये है क्यों हम एनालाइज करते हैं कोल को. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है. इसमें हम डिटरमाइन करते हैं मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन. ये क्विक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है फॉर कमर्शियल क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूज. तो यहाँ पे हम कमर्शियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कोल की,
ठीक है। साथ ही हम ये भी बता सकते हैं इस एनालिसिस से कि ये पर्टिकुलर कोल जो है ये कहाँ के लिए फिट है यूज होने के लिए, कौन सी इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं या हाउस होल्ड एप्लीकेशन में हम इसको ले सकते हैं, वो हम यहाँ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से बता सकते हैं। तो शुरू करेंगे, एक एक करके हम सबका डिटर्मिनेशन यहाँ पे बताएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। All moisture in coal escapes on heating coal at 110 डिग्री फॉर 1 आवर। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोयले को 1 घंटे के लिए 110 डिग्री पे हीट किया जाता है तो उसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है। मेथड देखिए क्या होगा, हम नोन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल लेंगे जो कि ऑलरेडी पाउडर्ड है और ड्राइड है। ड्राइड मतलब हवा में उसको सुखा दिया गया है जिससे कि एक्सेस जो मॉइस्चर था वो उसमें से खत्म हो जाए। उसके बाद में उसको हम हीट करेंगे 110 डिग्री पे 1 घंटे के लिए। तो इसमें क्या होगा, कोयले के अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका वेट लिया हुआ था, वजन लिया हुआ था। अब फिर से इसके बाद में जब हम हीट कर लेंगे उसको 1 घंटे के लिए, उस सैंपल को ठंडा किया जाएगा डेसिकेटर में रख के। डेसिकेटर एक apparatus है जहाँ पे कि वो मॉइस्चर को वापस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और फिर हम इसका वे कर लेंगे। तो यहाँ के वजन में और यहाँ के वजन में क्या होगा, अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मॉइस्चर का वजन आप कैसे निकाल सकते हैं, दिस ओरिजिनल वेट माइनस वेट आफ्टर हीटिंग फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका वेट ऑफ मॉइस्चर। देन हमारे पास फॉर्मूला है, मॉइस्चर की परसेंटेज हम निकालेंगे वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ मॉइस्चर कैसे आया है, दिस माइनस दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम निकालते हैं वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर की जो परसेंटेज है, अब क्या होती है ये वॉलेटाइल मैटर, इज थर्मली डिकम्पोज्ड कोल ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल दैट एस्केप्स विदाउट कंबशन इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। तो ये जो कोल है जो थर्मली डिकम्पोज है, यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, और जब हम मतलब बर्न करेंगे तो क्या होगा, वॉलेटाइल मैटर जो है उसका कंबशन नहीं होता। क्या होता है, क्योंकि वॉलेटाइल है, जैसे आप टेम्परेचर दोगे वो उड़ जाएगा, स्मोक की फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, 925 डिग्री पे जब हीट किया जाता है कोल को तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थर्मली डिग्रेड होते हैं। इस टेम्परेचर पे कोल का डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है टू प्रोड्यूस वॉलेटाइल मैटर। और वॉलेटाइल मैटर क्या है, वॉलेटाइल है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या मेथड हमने यूज किया है, मॉइस्चर फ्री कोल लेफ्ट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो पहले एक्सपेरिमेंट में हमारा बचा था, मॉइस्चर निकल गया था, फिर जो कोल बचा है वो हमने वहां से शुरू किया है। इसको हीट किया गया है 925 डिग्री पे 7 मिनट के लिए। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वॉलेटाइल मैटर एस्केप हो जाएगा। फिर से हम जो बचा हुआ कोयला है उसको ठंडा करेंगे डेसिकेटर में और उसको वे कर लेंगे। अगेन यहाँ में और यहाँ में डिफरेंस आएगा वेट में, जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉलेटाइल मैटर ऑफ परसेंटेज जो है वो होगा वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। वेट ऑफ कोल सैंपल जो आपको ये लेना है, ये हमेशा ओरिजिनल कोल सैंपल जहां से शुरू किया था वो लेना है। ठीक है, यानी जिसमें से मॉइस्चर भी निकला, वॉलेटाइल मैटर भी नहीं निकला, वो शुरू वाला, नीचे हमेशा वही रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है एश परसेंटेज। प्रिंसिपल क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक मैटर इन द कोल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिका व्हिच इज नॉन कंबस्टिबल एंड लेफ्ट एज एश। तो कोल के अंदर जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे और सिलिका बनेंगे। इनका क्या है, इनका कंबस्शन नहीं हो पाता, ये नॉन कंबस्टिबल है और ये राख की फॉर्म में बच जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो नॉन कंबस्टिबल मैटर है, ऐश में बच जाता है, वो राख में बच जाता है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मेथड देखिए, द रेजिडुअल कोल। रेजिडुअल कोल कौन सा होगा, जो कि शुरुआत में 2 स्टेप्स हम कर चुके हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो है रेजिडुअल कोल। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज हीटेड एंड बर्न्ड अबव 750 डिग्रीज सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, द ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड कूल एंड वे। तो यहाँ पे हमने 750 डिग्री पे 30 मिनट के लिए इसको हीट किया है और जो भी बचता है इसके बाद में वो ऐश है। ये चीज हम 2 से 3 बार करते हैं जब तक कि हमारा जो बचा हुआ ऐश है यानी रेजिड्यू जो बचा है उसका वेट कांस्टेंट ना आ जाए।
यानी कि सब जो कंबस्टिबल है सब निकल जाएगा, उसमें से सिर्फ ऐश बचेगा पीछे। इसको ठंडा कर लेंगे और इसका वजन कर लेंगे। ऐश परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, वेट ऑफ ऐश अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। ये सब कुछ करने के बाद में आप डिटरमाइन करेंगे फिक्स्ड कार्बन की परसेंटेज। उसको क्या करना है, 100 में से हम माइनस कर देंगे मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर और ऐश को, तीनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम हर स्टेप के लिए यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम यूज कर रहे हैं वो आपको याद करना है। जैसे कि मॉइस्चर जो है वो 110 डिग्री पे हमने हीट किया था, और कितनी देर के लिए हीट किया था, देखिए वो हमने हीट किया था 1 घंटे के लिए। तो यहाँ ये चीज जो है ये सिग्निफाई करती है कि ये मॉइस्चर कंटेंट के लिए है। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हमने कोयले को हीट किया उसमें से इतना मॉइस्चर निकल गया, नहीं। आपको कहा जाएगा हमने 1 ग्राम कोयला लिया, उसको हमने 110 डिग्री पे हीट किया 1 घंटे के लिए, तो उसमें से जो बचा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं 0.99 ग्राम्स बच गया, तो अब आपको खुद समझना है कि 110 डिग्री पे हीट किया है, 1 घंटे के लिए हीट किया है, और जो डिफरेंस आया है वेट में, 1 ग्राम था यहाँ पे रह गया 0.99 ग्राम्स, तो जो डिफरेंस आया वो क्या है, वो वेट ऑफ मॉइस्चर है। ये हमें खुद निकालना होता है, आपको बताया नहीं जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ से पता करना है कि ही टेम्परेचर कितना है और टाइम कितना है। तो हर एक प्रोसेस के लिए हमें ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से वॉलेटाइल मैटर के लिए देखिए क्या टेम्परेचर है, 925 डिग्रीज है 7 मिनट के लिए। ये है हमारा वॉलेटाइल मैटर के लिए, ठीक है। ऐश जो है वो हमेशा ये बताया जाएगा कि रेजिड्यू जो बच गया, जो लास्ट में रेजिड्यू बचा वो ऐश है, और कार्बन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्या सिग्निफिकेंस है, तो मॉइस्चर कंटेंट जो हमने जो एनालाइज किया था उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हमारे कोल में परसेंटेज मॉइस्चर की बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, वो अनडिजायरेबल है, मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की घटा देता है, प्लस हमने पहले पढ़ा भी था कि ये फायर को फर्नेस में बुझा देता है, इट क्वेंचेस द फायर इन फर्नेस। नेक्स्ट इज वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर जो है फिर से इसकी हाई परसेंटेज जो है वो अनडिजायरेबल है। क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो कैलोरीफिक वैल्यू घट जाएगी कोल की, दूसरी चीज है जो फ्यूल बर्न कर रहा है, फ्लेम जो है वो बहुत ऊंची लपटें उठेंगी। हाई वॉलेटाइल मैटर बर्न्स विद लॉन्ग फ्लेम एंड विद स्मोक एंड इट रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ऐश कंटेंट भी अनडिजायरेबल है। क्यों अनडिजायरेबल है, क्योंकि इसकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये फ्यूल का परसेंटेज अगर ऑक्यूपाई कर रहा है इसका मतलब उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू को घटा रहा है। हाई परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉजेज हिंडरेंस टू हीट फ्लो as well as produces clinkers which blocks the air supply through the fuel and reduces the calorific value of fuel। तो कैलोरीफिक वैल्यू घटाने के साथ साथ और ये क्या करता है, ये हीट जो फ्लो कर रही है उसमें रुकावट पैदा करता है, और क्लिंकर्स यानी जैसे छोटे छोटे राख के जो पत्थर जैसे होते हैं क्लिंकर्स, वो क्या करते हैं, एयर सप्लाई को ब्लॉक करते हैं। तो इसकी वजह से ऐश कंटेंट जो है फ्यूल में वो अनडिजायरेबल है। ये वही 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके से आते हैं, वाई हाई ऐश कंटेंट या वाई वॉलेटाइल मैटर इज अनडिजायरेबल इन फ्यूल। तो उसमें आपको इतना ही आंसर लिखना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिक्स्ड कार्बन, अब आप जानते हैं कार्बन जो है वो डायरेक्ट कैलोरीफिक वैल्यू को इम्पैक्ट करती है, तो कार्बन की परसेंटेज जो है वो फ्यूल में जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज डिजायरेबल, व्हाई, बिकॉज द हायर परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन कोल, greater the percentage of fixed carbon in coal, greater is its calorific value। नेक्स्ट है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो अल्टीमेट एनालिसिस में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंटल एनालिसिस है, यानी कि इसमें हम एलिमेंट्स की परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर को डिटरमाइन किया जाता है अल्टीमेट एनालिसिस में। एक एक करके हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिटरमाइन कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो हमने एक नोन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल लिया, अगेन पाउडर्ड एंड ड्राइड, ठीक है, उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं तो जितना भी कार्बन होगा कोल में वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जितना भी हाइड्रोजन है
वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड हाइड्रोजन जो है वो भी कंबाइन करेगा हमारा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ये बना देगा वाटर। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब ये CO2 बना है, दोनों क्या है, दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे, टेम्परेचर हाई है तो ये तो गैस है ही, वाटर भी हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट हमारे बने हैं इनको हम पास कराते हैं 2 यू ट्यूब्स से। ये जो यू ट्यूब्स हैं इनके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, एक यू ट्यूब के लिए अंदर हमने लिया हुआ है एनहाइड्रस CaCl2 और दूसरी जो यू ट्यूब है उसमें हमने लिया हुआ है KOH और इनको हमने वे किया हुआ है, वजन कर रखा है इन यू ट्यूब्स का। दोनों यू ट्यूब से हम ये गैसेस पास कराते हैं। पास कराने के बाद में क्या होगा, ये जो एनहाइड्रस CaCl2 है ये तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा यानी स्टीम को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो KOH की यू ट्यूब है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा ये गैसेस को तो क्या होगा, इसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ वजन है उसमें से पहले वजन को माइनस कर देंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इस वाली में एनहाइड्रस CaCl2 में इट विल बी द वेट ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड स्टीम, और KOH के अंदर क्या एब्जॉर्ब हुआ है, CO2। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, वो CO2 है, अमाउंट ऑफ CO2। तो इस तरीके से हम इंक्रीज इन वेट इज कैलकुलेटेड। तो हमें अब यहाँ पे मिल गया है वेट ऑफ CO2 एंड वेट ऑफ H2O। देखिए इस तरीके का ये सेटअप होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सैंपल रखा है कोल का, ठीक है। इसको जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर फिल इन की जा रही है, तो फर्नेस यहाँ पे कोर्स CO ये सब अपैरेटस है, यहाँ पे बर्न करके तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी गैसियस फॉर्म में। ये हमारी 2 यू शेप ट्यूब्स हैं, यहाँ पे एनहाइड्रस मैंगनीज परक्लोरेट है, या आप यहाँ पे आप एनहाइड्रस CaCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस CaCl2 ले लिया और ये हमारा KOH है। तो इसमें हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी क्या, वाटर, एंड यहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा CO2, ठीक है। तो इस तरीके से ये, लेकिन ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है डायग्राम, ये तो सिर्फ आपको समझाने के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। 12 जो है देखिए वो कार्बन का मास है ना। इसी तरीके से 44 जो है वो CO2 का मास होता है। कार्बन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो होता है 12 और CO2 का होता है 44। तो ये वहां से लिया है हमने। वेट ऑफ CO2 कहाँ से आया, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, जो आपकी KOH की ट्यूब है उसका फाइनल जो वेट आया आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 माइनस इनिशियल वेट ऑफ दिस KOH ट्यूब, यू ट्यूब, यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे 2/18। 2 है हमारे हाइड्रोजन का मास और 18 होता है वाटर का मास। इंक्रीज्ड वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। तो ये फॉर्मूले हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय दिस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। नाइट्रोजन इन कोल गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट बाय एक्शन ऑफ hot concentrated H2SO4 and then on treatment with alkali solution equivalent amount of ammonia is लिबरेटेड। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। जब भी हम नाइट्रोजन को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जो है फिर हम उसको अगर एल्कली के साथ में रिएक्ट कराएं, इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है, अमोनिया रिलीज होती है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया रिलीज होगी। यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए ये आपका नोन कोल सैंपल है जो कि पाउडर्ड है और ड्राइड है। कहाँ लेते हैं हम, जेल डायल फ्लास्क में लेते हैं। जेल डायल फ्लास्क का आपका इस तरीके का होता है, ये लंबी गर्दन होती है इसकी और इस तरीके से गोल नीचे से होता है। दिस इज नोन एज जेल डायल फ्लास्क। इसको हीट करा हमने कैसे, इसी फ्लास्क में हमने H2SO4 और K2SO4 भी मिला दिया और इसको हीट किया। हीट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्लियर सॉल्यूशन बन गया। क्या बना है हमारे यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट बन गया है।
अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एल्कली ऐड किया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा अमोनिया जो है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा और वो लिबरेट हो जाएगा। इस अमोनिया को हम पास कराते हैं विद द नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। मान लीजिए मैंने 50 ml एसिड लिया और उसमें से मैंने अमोनिया पास कराया, तो लेट अस से कि 40 ml जो है वो अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर गया या उसने अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया। 10 ml जो है वो एसिड आपका कैसा रह गया, अनयूज्ड एसिड रह गया। अब मैं कैसे डिटरमाइन करूं कि कितने ने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराए, कितना अनयूज्ड बच गया। अगर हमारा पहले भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था और अभी भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है एसिड का, तो कुछ भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वो अननोन एसिड है उसको हम क्या करा देंगे, यानी टोटल एसिड को हम टाइट्रेट कराएंगे बेस के साथ में। तो बेस के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, जो भी अनयूज्ड, यानी 10 ml जो बचा हुआ था जिसने अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करा, वो 10 ml हमारा बेस के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइट्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अनयूज्ड एसिड की वॉल्यूम। अनयूज्ड एसिड इज डिटरमाइंड बाय द बैक टाइट्रेशन विद NaOH। फिर हम क्या करेंगे, टोटल एसिड में से माइनस अनयूज्ड एसिड कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी एसिड दैट एब्जॉर्ब्ड NH3। ठीक है, यही हमें चाहिए, ये चाहिए हमें अपने फॉर्मूले में पुट अप करने के लिए। ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एल्कली, या फिर यहाँ पे आप एसिड की भी नॉर्मेलिटी रख सकते हैं, सेम ही होगी, अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एसिड है ये कौन सी है, ये वाला एसिड है जिसने कि अमोनिया को एब्जॉर्ब किया है। नॉर्मेलिटी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वेट ऑफ कोल सैंपल भी आपको प्रोवाइडेड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें डिटरमाइन करनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर देखिए, प्रिंसिपल क्या है इसका, सल्फर प्रेजेंट इन कोल कन्वर्ट्स टू फर्स्ट SO3 which is soluble in water forming H2SO4. H2SO4 is then converted into BaSO4 precipitate when treated with BaCl2. अब जो सल्फर को हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो कहां से डिटरमाइन कर रहे हैं, फ्रॉम द वॉशिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द नोन मास ऑफ कोल। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम लेंगे, उसकी वॉशिंग्स लेंगे यूज्ड इन दी बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। वॉशिंग्स जो है उनको ट्रीट किया जाता है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में, जिससे कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे और ड्राई कर लेंगे और उसको वे कर लेंगे। तो देखिए, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 बना रहा है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा SO3 बनाएगा, और फिर ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है, साथ में वाटर के साथ में ये कंबाइन करके H2SO4 बना देगा, और फिर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई है, BaCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई है, तो अब ये बन गया हमारा BaSO4 एंड 2HCl। फॉर्मूला देखिए क्या होगा इसका, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32/233। 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, 233 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, ये जितना भी बना है, अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम सल्फर का परसेंटेज डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इज ऐश। ऐश की परसेंटेज हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखो ये वही है बिल्कुल जैसे हमने पहले अल्टीमेट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में किया था, सेम वही कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना है और वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो देखो, इनऑर्गेनिक मैटर इन द कोल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिका व्हिच इज नॉन कंबस्टिबल एंड लेफ्ट एज ऐश। मेथड क्या है, रेजिडुअल कोल इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज हीटेड एंड बर्न्ड अबव 750 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स, द ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड कूल एंड वे। वही चीजें हैं जो पहले हमने अप्रोक्सीमेट में लिखा था, एग्जैक्टली सेम लिखा गया है यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ ऐश देखिए कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ रेजिड्यू अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है इसको डिटरमाइन करने के लिए। लास्ट में हम डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होगा, जितनी भी चीजें आपने पहले डिटरमाइन की हैं 100 में से उन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। देखिए इट इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय डिडक्टिंग द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऐश फ्रॉम 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अब आप समझ पा रहे होंगे जब हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला ड्यूलोंग फार्मूला जब हमने लगाया था तो मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंस देखिए अल्टीमेट एनालिसिस का क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट जो है वो कैसे होने चाहिए। कार्बन आपको पता ही है जितनी ज्यादा कार्बन होगी उतना ही हमारा कोल जो है वो कैसा होगा, बेटर होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया होगी। हाइड्रोजन हालांकि नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके ये स्टीम बना देता है। तो जीसीवी में तो वो इंक्लूडेड है तो दैट इज गुड। अगर हाइड्रोजन भी ज्यादा है तो वो स्टीम की फॉर्म में अगर हम उसको कंडेंस कर रहे हैं तो वो हमारी फ्यूल की ही कैलोरीफिक वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए हो भी तो भी ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल रिड्यूसेस द साइज ऑफ कंबस्शन चैम्बर रिक्वायर्ड, ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कोल जो है उसमें नाइट्रोजन ना के बराबर हो, क्योंकि नाइट्रोजन की कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, ये ऐश की फॉर्म में, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल की फॉर्म में बच जाता है। सल्फर देखिए, सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अच्छे कोल के अंदर सल्फर नहीं होना चाहिए, ये अच्छे फ्यूल के अंदर सल्फर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि सल्फर जो है वो उसके कोरोसिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि कोरोजन करता है। ये जो मशीनरी है हमारी उसमें जंग लग जाता है सल्फर की वजह से, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि कोरोडिंग टेंडेंसी रखती है। Though sulfur has good calorific value, but it has corrosive effect and acts as pollutant. In the presence, its presence in coal is undesirable. क्यों? Because combustion products of sulfur, that is sulfur dioxide and sulfur trioxide, are harmful and have corrosive effects on equipments. और लास्ट में हमारा ऑक्सीजन कंटेंट, तो ऑक्सीजन की कंटेंट भी हमारे फ्यूल के अंदर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर से सप्लाई हो जाता है। ऑक्सीजन के सिर्फ एक काम है कि ये कंबशन में हेल्प करता है, तो वो भी फ्यूल में ना हो तो अच्छा है, बेकार में उसकी परसेंटेज ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो लोअर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हायर इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीजेज इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ये एक और डिसएडवांटेज है, इंक्रीजेज एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल रिड्यूसेस। लास्ट में आपका टॉपिक बायोगैस। देखिए बायोगैस जो है, बायोगैस क्या होता है, ये मिक्सचर होता है मीथेन, CO2 और दूसरी गैसेस का। ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस मतलब स्मॉल अमाउंट में दूसरी गैसेस होती है हमारी, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बायोगैस के क्या होते हैं। इसकी कंपोजिशन हम डिटरमाइन कर लेंगे, कंपोजिशन हम आगे अभी बताएंगे। कंपोजिशन में हाईएस्ट जो होती है वो परसेंटेज होती है मीथेन की, हाईएस्ट परसेंटेज मीथेन की है, उसके बाद में दूसरी गैसेस जो है वो ट्रेसेस में होती हैं। ये ओडरलेस होती है, स्मोकलेस होती है और ब्लू फ्लेम के साथ में ये बर्न करती है। कैलोरीफिक वैल्यू जो हमारी बायोगैस की है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन CO2 कंटेंट, नॉन कंबस्टिबल गैस। CO2 कैसी होती है, ये नॉन कंबस्टिबल गैस होती है हमारी, उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है हमारे बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू। The greater the CO2 content in biogas, the lesser is its calorific value. जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी बायोगैस में उतनी ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किस तरीके से बनता है ये, बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन बायोगैस प्लांट और डाइजेस्टर मेड अप ऑफ ब्रिक्स और स्टील। बायोगैस जो बनता है वो बायोगैस प्लांट से बनता है, उसके अंदर एक प्रॉपर हमारा चैम्बर होता है जिसको डाइजेस्टर बोला जाता है, जो कि ब्रिक्स का या स्टील का बना हुआ है। अ स्लरी मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर, तो एक गाय का जो डंग होता है, काउ डंग, और वाटर को मिक्स करके एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस क्रिएट किया जाता है, जिसको यहाँ पे स्लरी बोला जा रहा है। इट इज फेड इनटू द डाइजेस्टर फ्रॉम द इनलेट एंड गैस फॉर्म्ड इज ट्रैप्ड बाय डोम।
तो इसको डाइजेस्टर में भर लिया जाता है और इससे जब इसका डाइजेशन होता है, एनारोबिक डाइजेशन या एरोबिक कैसा भी हो सकता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो क्या होता है उससे गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को डोम यानी इन्वर्टेड एक हमारा ड्रम होता है उसमें ट्रैप कर लिया जाता है। इस गैस को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप के थ्रू बाय द ओपनिंग ऑफ गैस वॉल्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तो इसको पाइप के साथ में कनेक्ट कर लिया जाता है डोम को, उसमें हमारा वॉल्व होती है जिससे कि हम ले सकते हैं जितनी भी गैस रिक्वायर्ड है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे हमने पर्टिकुलेट सबसे पहले हमने लिया है जो हमारा स्लरी था। स्लरी में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, काऊ डंग में हमने वाटर मिलाया है ना। काऊ डंग में हमारी ये सब चीजें थी, वाटर मिलाया है, तो क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस होगा इसका। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, तो ये जो चीजें थी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो थी, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये टूट जाते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर, अल्कोहल, फैटी एसिड्स, इस सब में ये टूट के बदल जाएंगे। इसके बाद में इसका होगा एसिडोजेनेसिस। अच्छा, ये जो चीजें सब चल रही हैं, जैसे एसिडोजेनेसिस है, ये कौन कर रहा है, बैक्टीरियाज कर रहे हैं, ठीक है। एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो ये प्रोसेस करेंगे। तो एसिडोजेनेसिस में क्या होगा, कुछ इनसे दूसरे प्रोडक्ट्स बनेंगे, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स होंगे, एसीटेट, प्रोपियोनेट, इथेनॉल, लैक्टेट, ये सब कुछ बनता है इनके एसिडोजेनेसिस से। उसके बाद में और आगे कन्वर्ट होता चला जाएगा ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थे। फर्दर एसिडोजेनेसिस से क्या बनेगा, फाइनली एसीटेट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, CO2 बनेगा। ये प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे एसिडोजेनेसिस से, एसिटोजेनेसिस से, सॉरी, दिस इज एसिडोजेनेसिस एंड दिस इज एसिटोजेनेसिस। ये प्रोसेस हमारे दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में एसीटेट जो है, इसका क्या होगा, एसिटोक्लास्टिक होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका हाइड्रोजिनोट्रोफिक, ये बैक्टीरियाज है, ये काम करेंगे। वो क्या रहा है, इनका मीथेनोजेनेसिस हो रहा है। मीथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है, दीज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मीथेन, ठीक है। और ये है हमारे बैक्टीरियाज जो काम कर रहे हैं। तो फाइनली ये हमारी बायोगैस बन गई, जिसका मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, मीथेन है। ये बैक्टीरियाज हैं जो ये प्रोसेस चला है, इसमें कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जैसे हाइड्रोलिसिस जो है वो किसने किया, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया ने किया। इसी तरीके से एसिडोजेनेसिस जो है वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं। एसिटोजेनेसिस एसिटोजेनिक बैक्टीरिया है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जब हमने कहा एसिटोक्लास्टिक या हाइड्रोजिनोट्रोपिक, तो ये भी क्या है, ये सब हमारे बैक्टीरियाज हैं जो कि काम करते हैं। ये प्रोसेस आपको यहाँ पे बैक्टीरियाज ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप शो करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दिस इज द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, खाना बनाने के काम में आता है। इसी तरीके से ये गैस जो है वो लाइटिंग के भी काम में आती है। पावर जनरेट कर सकते हैं हम इससे। एक्सीलेंट क्वालिटी का मेन्योर जनरेट होता है, जो बाय प्रोडक्ट है इसका, है ना। वो क्या होता है, जो वो खाद की तरीके से, बहुत बढ़िया खाद की तरीके से उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, NPK। Heat generated by direct burning of 1 kg cattle dung is 23.4 kilocalories. If cattle dung is converted into biogas, it can supply 188 kilocalories of heat. तो आप देखिए क्या डिफरेंस है अमाउंट ऑफ हीट में। अगर सीधा हम काउ डंग को बर्न करते हैं या कैटल डंग को बर्न करते हैं, यानी उपले की फॉर्म में अगर उसको बर्न करते हैं, कितनी कम हीट हमें मिल रही है, साथ में स्मोक भी रहता है, पॉल्यूशन भी रहता है। जबकि सेम अमाउंट ऑफ कैटल डंग को अगर हम कन्वर्ट कर लें बायोगैस में, तो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है। इट डज नॉट कंटेन पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी पॉल्यूशन नहीं होता। इट इज फ्री फ्रॉम स्मोक, डस्ट, डर्ट एक्सेट्रा, हेंस कीप द एनवायरमेंट सेफ एंड इंटेंसली क्लीन। साफ सुथरी गैस है ये। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है, लार्ज स्केल पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, एफिशिएंट गैस नहीं है लार्ज स्केल के लिए, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस। इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल टू यूज बायोगैस ऑन लार्ज स्केल।
नेक्स्ट है, इसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज जो हैं जो कि डिफिकल्ट हैं कंट्रोल करने के लिए इवन आफ्टर प्यूरिफिकेशन राउंड्स। अगर हम प्यूरिफाई भी कर लें गैस को बहुत ज़्यादा तो भी ये इम्प्योरिटीज जो हैं वो निकल नहीं पाती। बायोगैस व्हेन कंप्रेस्ड टू बी यूज एज फ्यूल प्रूव्स टू बी हाईली कोरोसिव टू दी कंटेनर। जिस कंटेनर में इसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो हम कहते हैं इन्वर्टेड डोम है, वो क्या होता है, उसका बहुत जल्दी कोरोजन हो जाता है, क्योंकि ये जो है काफी कोरोसिव गैस है, कोरोजन करती है। Unstable and hazardous. When methane meets oxygen, it reacts violently to produce carbon dioxide. क्योंकि आपने देखा था इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, मीथेन है, और ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी कंबशन होता है। तो ये दोनों गैसेस जब मिलती हैं तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती हैं और इसमें से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि इनफ्लेमेबल है नेचर में। द हाईली इनफ्लेमेबल नेचर ऑफ मीथेन मेक्स इट प्रोन टू एक्सप्लोजन। ठीक है, तो दीज वर दी डिसएडवांटेजेस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या है बायोगैस के, वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहला है ग्रीन हाउस एमिशंस को ये रिड्यूस करती है। आपने देखा है बायोगैस में से कोई भी पॉल्यूशन की फॉर्म में गैसेस रिलीज नहीं होती हैं, तो ये इसका बढ़िया इफेक्ट है। नेक्स्ट है वेस्ट रिडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उससे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तरीके से हमारे जो एनवायरनमेंट में है वेस्ट का हम रिडक्शन कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू यूजफुल रिसोर्स। रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बायोगैस की यूज से हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी काफी कम कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकलेस गैस है, धुआं नहीं निकलता, इसमें से पॉल्यूशन नहीं होता। इम्प्रूव्ड विलेज हाइजीन, क्योंकि जो वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, प्लस जो कैटल डंग है, काउ डंग है, वो सब हम यूटिलाइज कर रहे हैं बायोगैस की फॉर्म में ना, उसको बायोगैस यूटिलाइजेशन में फॉर्म काम में लिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, गाँव में जो हाइजीन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट हमारा बायोगैस का है, जो हमने कैटल डंग का मिक्सचर लिया है वाटर के साथ में, फिर उसको डाइजेस्ट किया है, बैक्टीरियाज ने उस पर काम किया है, उसमें से बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ है, तो जो बचा है ना, वो एक फर्टिलाइजर की तरह से यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी रिच इन NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। तो क्योंकि बायोगैस जो है वो बढ़िया गैस है, स्मोकलेस है, पॉल्यूशन फ्री है, बढ़िया फ्लेम के साथ जलती है, इतने सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये बेटर है इन कंपैरिजन टू दी फॉसिल फ्यूल। जैसे कोयला जो है वो फॉसिल फ्यूल है, तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी काफी हद तक कम हो जाएगी अगर हम बायोगैस को यूज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज डिफरेंट फीड स्टॉक्स। अब इसमें जो हम यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन जो जिन चीजों का कर रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कैटल डंगी हो, काउ डंगी हो, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेस्ट ले सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, एनिमल मैन्योर एंड स्लरी, क्रॉप रेजिड्यूज, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्शन, फूड इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिससे कि हम बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा लिमिटेड नहीं है उसका प्रोडक्शन भी, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे कैरी आउट की जाती है, बायोगैस प्लांट में कैरी आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ एनोरोबिक डाइजेस्टर। एनोरोबिक मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया की एब्सेंस में। इट हैव 5 components: an inlet to feed the slurry, the fermentation chamber where the biogas is produced with the activity of microorganisms known as digester tank। तो एक तो इनलेट है जहां से हम स्लरी फीड करते हैं, दूसरा है हमारा डाइजेस्टर टैंक है, जिसमें कि ये स्लरी को रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए, कुछ दिनों तक उसको स्टोर किया जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया काम करते हैं। फिर एक गैस स्टोरेज टैंक होता है, जिससे कि गैस जो बनी है वो स्टोर हो सके। आउटलेट है हमारा यूज स्लरी के लिए, जिसमें से गैस रिलीज हो जाएगी, तो अब जो वेस्ट बचा है, जो स्लरी यूज्ड बची है, उसको आउटलेट के थ्रू हम निकाल लेते हैं। एग्जिट पाइप है फॉर रिमूविंग द गैस प्रोड्यूस्ड। द ऑर्गेनिक मैटर इज फेड इन द डाइजेस्टर्स व्हिच आर कंप्लीटली अंडरग्राउंड टू प्रोवाइड इट विद एन एनारोबिक एनवायरनमेंट। तो ये जो डाइजेस्टर है ये जमीन के अंदर बनाया जाता है, जिससे कि उसको एनारोबिक कंडीशंस मिल सके। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर। The microorganisms break down the organic matter and convert it into बायोगैस। देखिए ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है,
और यहाँ पे ये जो ब्रिक से बनाया गया है ये पूरा एक टैंक जैसा, इसको कहा जाता है डाइजेस्टर। अब आप देखो ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने दो यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स लिए हुए हैं, एक जो है ये इनलेट के लिए है, एक है आउटलेट के लिए। इनलेट में हमने क्या किया है, यहाँ पे कैटल डंग और वाटर का मिक्सचर जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे और इस पाइप के थ्रू, इनलेट पाइप के थ्रू ये हमारे डाइजेस्टर के अंदर चला जाएगा। डाइजेस्टर में भी आप देख रहे हैं दो चैम्बर्स क्रिएटेड हैं। एक चैम्बर में फ्रेश स्लरी रहती है जिसका कि फर्मेंटेशन चलता है, यहाँ पे बैक्टीरिया काम करते हैं और इसमें से जो गैस बनेगी आफ्टर फर्मेंटेशन, वो गैस हमारे यहाँ पे इस इन्वर्टेड डोम में, जो कि स्टील का एक बहुत बड़ा सा ढक्कन है जो कि उल्टा करके यहाँ पे रख दिया गया है, उसमें कलेक्ट होती जाती है बायोगैस। और जब बायोगैस बन गई, जो वेस्ट स्लरी हमारी बचेगी वो हल्की हो जाएगी, तो हल्की जो स्लरी है वो ऊपर रेज करके यहाँ से दूसरे चैम्बर में डाइजेस्टर के चली जाएगी, ठीक है। और फ्रेश जो है वो नीचे यहाँ पे जमा होती चली जाएगी। तो ये जो यूज्ड स्लरी है वो इस आउटलेट पाइप से हम यहाँ ओवरफ्लो टैंक में कनेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट, और इस ओवरफ्लो टैंक से इस स्पेंट स्लरी को फर्टिलाइजर की तरीके से हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टेड डोम है ये फ्लोटिंग गैस होल्डर है। फ्लोटिंग मतलब ये अगर वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा है तो ये अपने आप इस तरीके से रेज कर जाएगा, मतलब ये ऊपर उठ सकता है अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट ऑफ गैस। लेकिन अगर ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड डोम टाइप भी होता है, फिक्स्ड है तो क्या होता है, अगर गैस ज्यादा प्रोड्यूस हुई है और उसका जो यूसेज है वो कम है, यूज कम हो रही है लेकिन प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लोट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, ये यहाँ से फट जाता है, बर्स्ट होने का डर रहता है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग गैस होल्डर जो है ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आउटलेट है हमारे बायोगैस के लिए, यहाँ से वॉल्व है टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ गैस, गैस वॉल्व। तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। Various steps involved in the breakdown of organic matter inside the digester tank are, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो है उसमें आपने देखा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पीछे आपने देखा था है ना, फैट्स हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया के थ्रू। और इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं शुगर को, अमीनो एसिड्स को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, अमोनिया को इनटू हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक एसिड में। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये फिर कन्वर्ट होते हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और फाइनली जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय द एक्शन ऑफ मीथेनोजेंस। तो ये लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप वो जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था वो दिखा देते हैं तो ये स्टेप्स लिखने की जरूरत फिर नहीं रहती। ये एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल है हमारा ये, है ना। ये न्यूमेरिकल अभी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे वही न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, सब हमारे कैलोरीफिक वैल्यू पे बेस्ड हैं। देखिए सारे न्यूमेरिकल्स वही हैं। यहाँ पे रैंक ऑफ कोल पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल पूछा गया है, उसकी यूजफुलनेस क्या है वो पूछी गई है। फिर हाउ दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड इन कोल, तो यहाँ पे आप जो आपने अल्टीमेट एनालिसिस में नाइट्रोजन की परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला आप यहाँ पे देंगे। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल क्या होता है ये आप यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। फिर आपसे जीसीवी और एनसीवी पूछी गई है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ये भी आपका बॉम कैलोरीमीटर में पे ही बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हम ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पीछे सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, जैसे कि अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो बचते हैं, और एक अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल, वो बचते हैं। तो दैट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर। नेक्स्ट लेक्चर में वो हम कवर कर देंगे एंड दैट विल कंप्लीट योर 4th यूनिट। थैंक यू।